नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में एनआईए का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। राजस्थान हरियाणा में 31 जगहों पर एनआईए की रेड चल रही है और ये एनआईए की रेड वो सारे साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है जो इस मर्डर से रिलेटेड थे। हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की एक बड़ी छापेमारी हो रही है। 31 जगहों पर जो शूटर रोहित राठौर था और नितिन के ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। हर उस एंगल को तलाशने की कोशिश की जा रही है जिस इस मर्डर को अंजाम दिया गया था। बता दें कि 5 तारीख को इस मर्डर को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया, लेकिन उसके बाद कोर्ट भी ले गए, 7 दिन के रिमांड पे भी ले गए। लेकिन अब रोहित राठौर और जो नितिन था उसके ठिकानों पर एनआईए की एक बड़ी छापेमारी चल रही है। अब क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि केंद्रीय जांच समिति अब इसमें इसकी एंट्री हो चुकी है और अब हर एक साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस बता दें कि ये जो विजुअल आपको दिखाई दे रहा है इसने पूरा ही दिल दहला दिया था, क्योंकि करणी राजपूत के एक बड़े जो अध्यक्ष थे उनको दिन दहाड़े जिस तरह से गोली से शूट किया गया, 10 मिनट तक वार्ता की गई, उसके बाद गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। पूरे राजस्थान में किस तरह से राजपूत समाज ने बंद का आह्वान किया था, इसके लेकर प्रदर्शन हुए थे, वो सारी घटनाएं अभी वो शाम भी नहीं पड़ी हैं, क्योंकि अभी तक जहां तक पहुंचना चाहिए पुलिस को, इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरोज को, वो अभी तक वो एंगल नहीं तलाश कर पाई है। और बता दें कि इस इंसिडेंट को खुद स्वीकार किया था रोहित गोदारा ने। उसने कहा था कि ये जो किया गया है इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। तो हो सकता है बरसक इन ठिकानों पर छापेमारी के बाद उन सारे एंगल्स की तलाश भी की जाए। और अब बता दें कि असम के गोलाघाट जिले में बुधवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यात्री बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, जहां पर कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। डेर गांव के बालीजन इलाके में पिकनिक मनाने वालों से भरी एक मिनी बस की एक ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बता दें कि यह हादसा NH 37 पर सुबह करीब 5 बजे हुआ, जब बस एक ट्रक से टकरा गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके कारण मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है। सुबह 5 बजे पिकनिक मनाने के लिए निकली ये बस नहीं पता था कि वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाएगी। NH 37 का ये पूरा मामला असम के गोलाघाट का है, जिसमें 14 लोगों के मरने की बात बताई जा रही है, जिसमें मासूम बच्चे और महिलाएं शामिल है। लेकिन भीषण इतनी सड़क हादसा इतना भीषण है कि इसमें और लोगों के मरने की भी आंकड़े आ भी सकते हैं। जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मामूली विवाद के बाद एक युवक पर इतना गुस्सा सवार हुआ कि उसने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। वारदात की खौफनाक तस्वीरें CCTV में भी कैद हुई, जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। मामूली विवाद और दिमाग पर खून सवार। गाड़ी से आए और पीट कर मार डाला। पहले हाथापाई, फिर गाड़ी से निकाली लाठी, सिर पर किया वार और मौके से बदमाश फरार। ये तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं, दर्दनाक हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक हैं। मामूली विवाद के बाद एक दबंग के दिमाग में इतना ज्यादा खून सवार हो गया कि आखिर उसने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। उसका वार इतना खतरनाक था कि लाठी के एक ही वार में युवक ने दम तोड़ दिया। दबंग ने इतने जोर से उसके सिर पर लाठी मारी कि वो वहीं गिर गया। इतना ही नहीं, उसकी सड़क पर गिरने के बाद भी दबंग उसके सिर पर एक के बाद एक लाठियों से वार करता रहा और तब तक उसकी जब तक मौत नहीं हो गई। गाड़ी घुमा के हम लोग के रास्ते में आगे पकड़ के एक लड़के ने मुझे मारने लग गया और मेरे साथ में था, उसको डंडे से उसने मारा सर पे। फिर मारने के बाद उसने मुझे खोज रहा था, फिर मैंने हट गया थोड़ी दूर, उसने फिर मेरे को छोड़ के गाड़ी से चला गया। मारने वाले को तुम पहचानते हो क्या? मैं उसको मैं कभी नहीं देखा हूँ। तो ऐसे ही मारने लग गए? ऐसे ही मारने। ये तस्वीरें खैरतल जिले के भिवाड़ी के घटाल गांव की हैं,
जहां रास्ते पर साइड देने की बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था। इसके बाद कार से आए 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर कई लोगों के बीच वारदात को अंजाम दिया। हत्या का ऐसा खून सवार हुआ कि उससे बोलने के लिए किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। युवक के साथ उसका दोस्त भी था, लेकिन उसने बदमाशों से भागकर अपनी जान बचाई। बदमाश दिन दहाड़े सड़क किनारे युवक की हत्या कर कार में बैठकर फरार हो गए और पुलिस अभी तक हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो रैशफुली चलाने से ये बच्चे थोड़ा पीछे हुए अपने आप को बचाने के लिए। उस बात पे उनकी कोई तू नहीं हो गई। तो जो वैगनआर वाले बच्चे थे, उन दो को निकलने के बाद वैगनआर वाले जो लोग थे वो वापस मुड़ करके आए। फिर उन्होंने वापस उनको गाली गलौज किया और मारपीट की, और इन्होंने जब बचाव करने का प्रयास किया तो अंदर गाड़ी में से एक डंडा निकाल करके इन्होंने उसकी सर पे चोट मारी, जिससे वो गिर गया। फिर वहां उसके साथ जो दूसरा बच्चा था वो ऑटो में लेकर के हॉस्पिटल आया। मृतक युवक अफसर अली बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था और भिवाड़ी के घटाल में एक लेबर कॉलोनी में रहकर टेलरिंग का काम करता था। फिलहाल युवक के दोस्त ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं कार चालक, युवक और कार में सवार अन्य दोस्त के साथी फरार हो गए हैं और पुलिस उन तीनों की ही तलाश कर रही है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के लिए दम दिखा रही हैं। 5 जनवरी को वोटिंग से पहले दिग्गजों के बयानों ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। रिपोर्ट देखिए। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट का संग्राम, बीजेपी और कांग्रेस का आखिरी दांव। जीत हो या हार, हर दांव हथियार। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता यहाँ आए हैं, बड़े बड़े लाव लश्कर आए हैं, लेकर के आए हैं, और जो आए हैं ना वो यहीं ठहरे थे, वो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार थे। चाहे गजेंद्र सिंह जी हो, चाहे सीपी जोशी जी हो, सूट वूट सिला लिए थे। जुबानी जंग, जीत के लिए चुनावी शतरंज। कि माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार, मोदी जी की सरकार के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन के साथ राजस्थान को आमूलचूल रूप से परिवर्तित करने के लिए सफलतापूर्वक काम करेगी। जी हां, राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 199 पर चुनाव हो चुके हैं। आखिरी सीट श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हुंकार भर रहे हैं और अपने अपने दांव पे चल रहे हैं। कांग्रेस से इसकी कमान प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संभाल रखी है, तो वहीं बीजेपी से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रत्याशी की जीत के लिए हुंकार भर रहे हैं और अपने अपने वोटर्स को साध रहे हैं। श्रीगंगानगर पहुंचे गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर्ची सरकार बनकर रह गई है, तो वहीं शेखावत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका बखूबी जवाब दिया। ये पर्ची सरकार राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, भजनलाल की सरकार नहीं है, ये पर्ची सरकार है। ये दिल्ली से पर्ची आती है, आपने सबने देखा, मीडिया के भाइयों ने देखा होगा। जैसे पिक्चर में होता है ना, वो अली बाबा और 40 चोर में खुल जा सिम सिम, ऐसे खुल जा पर्ची। वरिष्ठ नेताओं की चेहरे की हवाइयां उड़ती हैं, किसी के समझ में आता नहीं है, कोई ताली नहीं बजती है, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है। लटके हुए चेहरे देखते हैं, ये क्या हो गया। ये पर्ची सरकार 1 महीने में अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाई। आखिरी में एक फिर दिल्ली से पर्ची आई, रात को सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री जी बंद लिफाफे में वो पर्ची लेके आए। देखिए, मैं पर्ची और पर्चे की बात तो नहीं करता,
लेकिन पर्ची पर लिख करके जिस तरह के घोटाले उस समय में हुए थे, पहले वो उन पर्चियों का हिसाब किताब कर लें, क्योंकि बहुत सारी पर्चियां खंगाल करके बहुत सारे लोगों को उन पर्चियों में जो हिसाब किताब है उसके आधार पर जेल में जाने की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने पर भी कई सवाल खड़े किए हैं और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। तो वहीं शेखावत ने कहा कि इसका फैसला निर्वाचन आयोग करेगा, कांग्रेस नहीं। कि टीटी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने मंत्री की शपथ दिलाई। सबसे पहला तो हमारा ऑब्जेक्शन यह है कि आप आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कोई काम आप नहीं कर सकते। आप एक स्कूल में विषय नहीं खोलने की घोषणा कर सकते, और आपने इतना बड़ा उल्लंघन आचार संहिता का और संविधान का किया है कि आपने तो जनता को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया। देखिए, आचार संहिता का कस्टोडियन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, चुनाव आयोग है। लेट द चुनाव आयोग टेक ए कॉल ऑन दिस। चुनाव आयोग को अगर लगेगा आचार संहिता का उल्लंघन है, वो अपने आप इसके ऊपर संज्ञान ले लेगा, कार्रवाई करेगा। उसकी चिंता जो है डोटासरा साहब क्यों कर रहे हैं? और ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। विद इन 6 months उसको चुनाव चुन करके आना है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, जिसकी वजह से शिकरणपुर विधानसभा सीट का चुनाव स्थगित करना पड़ा था। पार्टी ने स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने कुन्नर के सामने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा और टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिलाकर सभी को चौंका दिया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में है और इस सीमा के सुर्खियों में आने की वजह है गुड न्यूज। क्या है ये गुड न्यूज, आप खुद देखिए। साल 2023 में सबसे ज्यादा चर्चा रही सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी की। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसकी तुलना गदर फिल्म की कहानी से की गई। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी सीमा हैदर सोशल मीडिया में छाई रही और अब नए साल में भी सीमा हैदर सुर्खियों में है। नए साल के स्वागत के साथ ही सीमा हैदर ने एक बड़ी गुड न्यूज दी है। सीमा हैदर इसी साल सचिन के बच्चे कौन वाकिफ नहीं है, सीमा लगातार खबरों में बनी रहती हैं। एक बार फिर से चर्चा गर्म हो गई है। सीमा हैदर ने एक निजी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान बयान दिया कि नए साल पर खुशखबरी आएगी, लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि सीमा हैदर सचिन के बच्चे की मां बनेंगी और ऐसे में सीमा कुल 5 बच्चों की मां बनेगी। सीमा जब पाकिस्तान से भारत आई थी तो उस दौरान अपने पहले पति से 4 बच्चे जो भारत लाई थी। प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया की बात हो या अन्य माध्यमों पर। कैमरामैन योगेंद्र के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। और जोधपुर की एक पहचान ब्लू सिटी के रूप में भी है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग हजारों लाखों रुपए खर्च कर यहां पहुंचते हैं। लेकिन जोधपुर पहुंचने वाले लोगों को अब निराशा ही हाथ लग रही है। क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्लू सिटी की मिट रही पहचान, कैसे मिले पहचान को आयाम? ये ब्लू सिटी की गलियां हैं। यहां हर गली की अपनी खुशबू, अपनी कहानी है। इन गलियों को अनोखी पहचान इनमें बने नीले रंग के मकानों से मिलती है। जी हां, आसमानी गहरी नीले रंग से पुते ये वो मकान और हवेलियां हैं जिनमें जोधपुर की पहचान को नया आयाम मिलता है। इस शहर की खूबसूरती उस समय और उभर कर सामने आती है जब यहां सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आपको बता दें कि जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
वजह यह है कि यहाँ सूर्यदेव देश के और हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा समय तक ठहरते हैं। शायद शहर की खूबसूरती निहारते हों। अब नीले मकानों का राज भी जान लीजिए। जानकारों के मुताबिक तपती गर्मी से बचने के लिए यहाँ के घरों में नीला रंग लगाया गया है। मच्छर की सामान्य प्रजाति नीला और सफेद रंगों को नजरअंदाज कर देती है। कॉपर सल्फेट और चूना पत्थर कीड़ों को दूर रखता है। कॉपर सल्फेट और चूना पत्थर शांत प्रभाव देता है। दूर दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे शहर नीले रंग से नहाया हुआ हो, लेकिन अफसोस अब ये पहचान मिट रही है। जितना मैंने सोचा था उतना ब्लू तो है नहीं। इससे पहले हम जैसलमेर गए थे तो उसे गोल्डन सिटी बोलते हैं, तो वहाँ पर जितने भी ये इमारतें थी या जो भी था होटल वगैरह सारे गोल्डन थे। विश्व में मोरक्को के बाद जोधपुर ही ऐसा स्थान है जिसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जब लोग यहाँ की तंग गलियों में बने मकानों को निहारने पहुंचते हैं तो उन्हें अलग तरह का सुकून मिलता है। शहर के भीतरी क्षेत्र स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग से फतेहपोल, चांद बावड़ी, गुंदी का मोहल्ला, नव चौकिया, जूनी मंडी समेत अपने हेरिटेज लुक के लिए पहचाने जाने वाली पुरानी जगहें हैं जो ऐतिहासिक ब्रह्मपुरी से जुड़ी हैं। लेकिन अब यहाँ नीले रंग की अपेक्षा दूसरे रंगों से पुते घर ज्यादा नजर आते हैं, जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों और शहर की शान को लेकर सतर्क रहने वाले लोगों को परेशान करते हैं। जितनी भी आज चीज की लुप्त हो रही है, आईने मैं लोग जी का हाँ वे उन्हें बचाने कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ए जी का घर है तो उन्होंने को ये है कि शुरू में मोहन ब्लू हा, लेकिन कुछ पेंटिंग्स ने वे नहीं आ तो आपसी सहयोग हूँ, सब चीज में सहयोग, सब पे सब चीज में सहयोग हूँ। आप आची ब्लू बनवाइए। ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम यहाँ के रहने वालों की भी है, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ही संख्या में है, तो नीचे जो पानी का लेवल है नीचे पूरी सीलन हो जाती है। तब लोग वापस अपने मकान को जब बनाते हैं ना तो उसको ऐसा रखते हैं कि भाई नीचे का हिस्सा जो है वो मकराने से कर देते हैं, तो वो ब्लू खत्म हो रहा है। विश्व में ब्लू सिटी के नाम को सार्थक बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ ही सामाजिक संस्थाओं को आगे आना होगा, तभी शहर की दम तोड़ती पहचान बचाई जा सकेगी। वरना वो दिन दूर नहीं जब ब्लू सिटी किस्सा गोई का हिस्सा भर रह जाएगी। इसीलिए धूमिल होने से पहले ब्लू सिटी को वापस समृद्ध बनाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। और इस बीच में बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि ट्रक ड्राइवरों ने फिर जाम लगा दिया है। हिट एंड रन केस में अभी भी जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। अजमेर में ट्रक ड्राइवरों का चक्का जाम, अजमेर कोटा राजमार्ग पर यह चक्का जाम किया गया है। जाम के चलते राजमार्ग पर लंबी वाहनों की कतारें नजर आ रही हैं। पुलिस प्रशासन समझाइश में जुटी हुई है, समझाने की कोशिश कर रही है। सरकार ट्रक यूनियन के बीच बातचीत के बाद भी ये जाम लगाया गया है। ट्रक चालकों ने कानून को निरस्त करने की मांग की है। बता दें कि कल ही देर रात गृह मंत्रालय में बातचीत हुई। देर वार्ता के बाद ही आपको बता दें कि ये कानून को रोक दिया गया कि इस हिट एंड रन कानून को फिलहाल अभी लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अजमेर में ट्रक जाम किया गया है। ये वो तस्वीरें हैं कि ट्रक जाम करने के बाद लंबी कतारें लगी हुई है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए। अशोक भाटी, अशोक, देर रात समझाने के बाद भी ये जाम अभी तक लगा हुआ है, क्या और जानकारी? जी बिल्कुल, सांवर जो कस्बा है उसके पास अजमेर कोटा राजमार्ग है, वहां पर ये जाम लगाया गया है। बताया जा रहा है कि सभी से समझाइश की जा रही है। आपको बता दें जो सरकार ने है उसको इस कानून पर फिलहाल जो है रोक लगा दी, लेकिन ड्राइवरों तक ये जो बात है वो नहीं पहुंची है। देर रात को जो ये कार्रवाई हुई है उसके बाद जो ड्राइवर चलते रहते हैं उनको ये जानकारी नहीं मिली थी। इसके चलते उन्होंने पूर्व जो उनको निर्देश मिले थे अलग अलग स्थानों पर जाम के, तो उसी के तहत उन्होंने सुबह जो है जाम लगाया था। हालांकि
हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार उनसे समझाइश की जा रही है, लेकिन जाम चूंकि बड़ा हाईवे है, नेशनल हाईवे 8 है, तो ऐसे में इस हाईवे पर जो है लगातार गाड़ियां निकलती है, लगातार गुजरती है, तो अगर कुछ ड्राइवर भी अगर ट्रक खड़ा करके खड़े हो जाते हैं और जाम लगा देते हैं तो लंबी कतारें यहाँ पर आवश्यक रूप से लग जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन भी तुरंत मौके पर पहुंचा और सभी से समझाइश करते हुए, हालांकि सभी को समझाइश करते हुए उनको बताया गया कि इस जो कानून में किसी तरह का अभी तक फिलहाल बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन समझाइश के बावजूद भी यहाँ पर जाम लगाया गया है। फिलहाल अभी भी समझाइश जारी है और सभी ट्रक चालकों को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है इसमें, क्योंकि ट्रक चालक है उनको थोड़ा समझने में समय लगेगा। उनको जो उनके जो पदाधिकारी है उनके निर्देश के बाद ही वो जो जाम खोलेंगे। तो उनका कहना है कि जब तक इस निरस्त नहीं किया जाता इस कानून को, तब तक उनका जो आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल जो है समझाइश का दौर जारी है और उनका ये कहना है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं उनकी ओर से जो निर्देश मिलेंगे उसी तहत हम जो है कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन अशोक, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से कल रात गृह मंत्रालय में बात हुई और उसके बाद प्रावधानों, कानून के प्रावधानों को अभी लागू नहीं किया जाएगा और उसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आप जैसा बोल रहे हैं, तो क्या अभी तक इनके पास कोई, आप जब समझाने की कोशिश की जा रही है तब भी ये क्या समझने को तैयार नहीं है? जी बिल्कुल, कई लोग जो हैं समझ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनके पास, उनका कहना है कि हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। हाँ। इसके चलते ये जाम लगाया गया है। फिलहाल समझाइश के बाद हो सकता है कि आधे घंटे 1 घंटे के बीच में उनके पास फोन आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। और अब राजस्थान के लिए मेमू रेल का इंतजार लंबा हो गया है। मेमू ट्रेन 1 महीने तक जयपुर में खड़ी रही, लेकिन उसका संचालन नहीं हो पाया। हालांकि अधिकारियों के तर्क कुछ अलग हैं। आखिर क्यों नहीं हुआ मेमू का संचालन और क्यों थी मेमू राजस्थान के लिए जरूरी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मेमू रेल, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि छोटे रूट पर कम समय और कम पैसे में इससे बेहतर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए राजस्थान को अब लगता है कि लंबा इंतजार करना होगा। पिछले 1 महीने तक मेमू रेल का ये रैक जयपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ा रहा। इस रैक को जयपुर और सवाई माधोपुर के बीच चलना था, लेकिन NWR की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए जयपुर से इसकी रवानगी हो गई है, जो अब बिहार पहुंच चुका है। हालांकि CPRO का तर्क थोड़ा अलग है। अभी उत्तर पश्चिम रेलवे में विद्युतीकरण का कार्य काफी तेज गति से चल रहा है और लगभग 85% रूट पर हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है। तो पैसेंजर ट्रेन्स को मेमू रेक से कन्वर्ट करने की हमारी तैयारी चल रही है और इसके साथ ही हम इनके मेंटेनेंस की सुविधाओं का भी हम विकास कर रहे हैं। वहीं NWR का कहना है कि प्रदेश में छोटे शहरों को जल्द ही मेमू रेल के जरिए जोड़ा जाएगा। हालांकि हम आपको बता देते हैं कि मेमू रेल होती क्या है। मेमू रेल में 5 से 6 बोगियां होती हैं। रेल में केवल सिटिंग व्यवस्था होती है। किराया इसका दूसरी रेलों के मुकाबले कम होता है। छोटे शहरों के बीच मुंबई लोकल की तर्ज पर इसे चलाया जाता है। प्रदेश में भी इसे कम दूरी के शहरों के बीच चलाए जाने की योजना है। हालांकि जब आई हुई रेल ही वापस चली गई, तो अब यह कहना मुश्किल है कि मेमू रेल फिर से कब शुरू होगी। फिलहाल इस समय कई राज्यों में मेमू रेल चल रही है। पश्चिम रेलवे में हमारी तैयारी चल रही है। हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ जो है लगातार इस कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही मेमू शेड का हम मेंटेनेंस फैसिलिटी विकसित करके और मेमू की जो ट्रेन है वो हम पैसेंजर सर्विस के तौर पे NWR में अलग दौड़ाएंगे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।